श्याम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। बलबीर जी और राजीव सीकरी जी को आप सब लोगों ने सुना है। मैं बहुत आपका आभारी हूँ कि ये हमारे साथ में आज उपस्थित हुए हैं और अनिर्बान यहाँ हैं जो श्यामा प्रसाद मुखर्जी सेंटर के साथ में नए नए रिसर्च के प्रोजेक्ट्स ले रहे हैं और उसमें उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद को भी अपने साथ में मिलाया, तो हम उसके लिए बहुत हार्दिक आभारी हैं उनके। हमारा सोचना ये, क्योंकि जितने भी हमारे विदेश नीति के बारे में विचार हैं बहुत ही सोच समझ के और बहुत ही हर सूक्ष्म विषय को अच्छे तरीके से लेकर बलबीर जी ने और राजीव जी ने हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया है। मैं खाली ये कहना चाहता हूँ दो तीन चीज़ें। एक तो ये कि खाली अगर संसद के अंदर या प्रेस के अंदर खाली यही बात होगी कि नहीं हम ये चाहते हैं और वो दूसरे लोग कहते हैं नहीं हमारी पॉलिसी दूसरी है, सेक्युलरिज्म की है, हम दोस्त बनाना चाहते हैं, डायलॉग रखना चाहते हैं कंटिन्यूस बेसिस, हम दूसरे लोग कहते हैं नहीं हमें देखना है दूसरे लोग क्या कर रहे हैं, उनकी तरफ पे ध्यान देके उनके विचारों को अपने मद्देनजर रखते हुए फिर अपनी पॉलिसीज को, अपनी नीतियों को बनाना चाहिए। तो इन सब चीज़ों के बारे में अगर पीछे से, जैसे राजीव जी ने कहा कि जो भी चैलेंजेस हैं या हमारे आगे बढ़ाने का अपॉर्चुनिटीज़ हैं उनके लिए स्ट्रैटेजीज क्या बनेगी, तो उसके लिए जो थिंक टैंक आपका है, मैं सोचता हूँ कि उसमें इस प्रकार के और जो हमारे विश्वविद्यालय हैं और भी जो इंस्टीट्यूशन मैं देख रहा हूँ कुछ लोग इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर्स से भी यहाँ पर मौजूद हैं, तो बहुत आवश्यक है कि इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल्ड एनालिसिस होना चाहिए। अब हमारे बात चलती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, और एक बार शुरू करते हैं तो फिर रुकते ही नहीं है, फिर गाने ही गाते जाएंगे बॉलीवुड के, और शाहरुख खान जी को बताएंगे कैसे उनको जो है करोड़ों रुपए की शर्ट्स मिली हैं ब्रुनाई में या दुबई में, तो उसी पे चलेंगे। लेकिन हमारे एक और सॉफ्ट डिप्लोमेसी वाले लोग हैं जिनको रोमांस कहते हैं, क्या हमको रोमांस बन जाना है अंत में? क्योंकि वो भी ऐसे हैं कि जिनको ना तो रोमांस को मालूम है कि भारत से निकल कर गए, वो खाली जेनेटिक टेस्ट करके विदेशों में जो एक्सपर्ट्स हैं उन्होंने कहा कि नहीं इनके जो जेनेटिक मूल है वो भारत से लगता है कि किसी समय में वो मुगलों के सामने झुकना नहीं चाहते थे तो बाहर निकला है। कुछ लोग नेपाल वगैरह भी गए हैं लेकिन वो बाहर निकल के चले गए, फिर भूल गए कि वो कहाँ गए। लेकिन कभी कभी वो कहते हैं कि हम फॉरगॉटन चिल्ड्रन ऑफ इंडिया। तो एक तरफ वो है, दूसरी तरफ हमारे पास एक्सपीरियंस है जो कि जब स्लेवरी खत्म हुई तो उसको रिप्लेस करा गया इंडेंचर्ड लेबर से। हमारे भारतीय मूल के लोग हैं, हमारी अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद जो है उसी को अपना मूलधन बना के उन लोगों को साथ में जोड़ने का प्रयास करती रही है। उसको भी ध्यान में रखना है कि अभी कुछ समय पहले 10 साल पहले तक उनके आने का दिवस वहां पर कुली डे बन करके मनाया जाता था, क्योंकि वो भारतीयों को कैटल की तरह से माना जाता था या कुलीज की तरह माना जाता था। अभी भी अगर चीनियों से बात करिए तो चीनी ये नहीं कहेगा भारतीय टाइगर है, वो कहेगा एलिफेंट है या कैटल है। तो अगर उसको पकड़ना है तो उसके लिए आपको थोड़ा बड़ा छुरा इस्तेमाल करना पड़ेगा उसको वश में करने के लिए। लेकिन अगर कोई छोटा जैसे वियतनाम भी हुआ तो उससे वो घबराएगा, क्योंकि उसको मालूम है कि अगर वो वियतनाम को दबाने की कोशिश करता रहा है पिछले साल 10,000 सालों में, तो वियतनाम ने हमेशा पलट के उनके ऊपर वार किया है। हमारा विचार तो हमको ही ध्यान में, ये सब मैं कह रहा हूँ स्टडी करने की बात है कि हमारे अपने किस प्रकार से अलग अलग विषयों में, और खुद अब जो नई किताब निकल कर आई है ये बांग्लादेश क्राइसिस के बारे में गैरी बार्स की, जिसमें उन्होंने सीधा सीधा लिखा है कि भारतीयों को फील्ड्स एनिमल्स ऐसा समझा जाता था, और निक्सन और किसिंजर हमेशा यही बात करते थे कैसे इनको मार लगानी है, कावर्ड्स हैं, इनको जितनी पिटाई। उन्होंने चीन के पीछे पड़े रहे कि भारत के ऊपर हमला करो, भारत के ऊपर हमला करो। पाकिस्तान को उन्होंने कहा हम आपको हथियार देंगे, दे नहीं सकते हैं लेकिन हम आपको दिलवा देंगे और देशों से। उनके ऊपर दबाव डाला, रूस के ऊपर दबाव डाला कि भारतीयों को नहीं कुछ मदद कर सकते हैं, आप रोकिए उनको, क्योंकि हमको मालूम है कि वेस्ट पाकिस्तान को तोड़ना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें जो है ये हमें ये सोच के चलना है कि हमारे जो नीतियां बदली हैं वो पिछले 10 साल में,
थोड़ा बदला। जब से हमारी आर्थिक प्रगति तेज हुई है तो लोगों को लगा है कि खाली कैनन फॉडर नहीं है, खाली पुलिस नहीं है, इनके दिमाग भी काम करते हैं। तो हमारे यहाँ तो हमेशा से लक्ष्मी और सरस्वती का ऐसा मेल रहा है कि जरूरी नहीं है कि आपका पैसे हों जेब में, लेकिन फिर भी विद्या हो सकती है। उन लोगों को नहीं मालूम था, लेकिन अब मालूम चलने लगा। जब देखते हैं कॉस्मोलॉजी के ऊपर, एस्ट्रोफिजिक्स के ऊपर, मैथमेटिक्स में, हर जगह उनकी रिसर्च लैबोरेटरीज में वो देखते हैं कि साहब ये कुछ ना कुछ भारतीयों को बुला लेना चाहिए। पैसे के मसले में भी, पैसे का मसला आता है तो वहां भी कहते हैं कि नहीं, ये गणित से जुड़ा हुआ विषय है और इसमें इनको। आप पुरानी सिविलाइजेशन से देखिए, इजिप्ट में देखिए, चीन में देखिए, अगर उनको किसी से इज्जत है किसी मुल्क के लिए, वो कहते हैं कि नहीं आप हमारे गुरु हैं। अभी बात आई थी कि भारत को गुरु मानते, हमसे कितने चीनियों उन्होंने कहा राजदूतों ने कि हमको सिखाने की कोशिश करते हैं ताइवान वाले और साउथ कोरिया वाले और सिंगापुर वाले कि हमने जो है इंस्टीट्यूशन बना रखे हैं कन्फ्यूशनिज्म के। आप भूल चुके हैं, आपने सबको मार दिया मेनलैंड चाइना में, अब हमारी इंस्टीट्यूशन में भेजिए। कोई कहता नहीं बुद्धिज्म सीखने हमारे यहाँ आइए, तो वो लोग कहते हैं कि अगर किसी से सीखना खाली भारत से सीख सकते हैं, क्योंकि आपके यहाँ ऑथेंटिक चीजें हैं। तो एक प्रकार से मैं खाली आगे की बात देख रहा हूँ कि अगले 20-30 सालों में जो बात उठी है कि हमको शायद हम चाहें या ना चाहें, हो सकता है कि हम पहली नंबर की ताकत बन जाएं आर्थिक उस विषय में। और अगर हम अंदरूनी अखबारों को पढ़ते हैं, चीन के हों या कहीं और के, तो वो ये कहते हैं कि भारत से बात कर लीजिए, अभी बहुत ही कमजोर लोग हैं, बहुत अच्छे तरीके से बात करते हैं, सब बातें मान जाते हैं, झुक झुक के बात करते हैं। अगले 10-20 साल में हमको मालूम नहीं कि इनकी जो यंगर जनरेशन है वो कैसे निकल कर आएगी। तो आवश्यक है कि आपके जो थिंक टैंक्स हैं वो ये सब चीजें स्टडी करके देखें कि भारत को अगर खाली मुस्लिम बन जाना है या स्लेव बन जाना है या क्रिश्चियन बन जाना है, वो बात और है, लेकिन अगर भारत की कोई विशेषता है और वो विशेषता हम रखना चाहते हैं कायम विश्व के प्रगति के लिए, विश्व के आगे के बढ़ने के लिए, तो उसमें ज़रूरी है कि हम सबको, सब देशों को समझाएं कि भारत की जो विशेषता है, यूनिक फीचर्स हैं, उनको ख़त्म मत होने दीजिए, उसमें आपको भी लाभ है और उसको स्टडी करने की बहुत आवश्यकता है, ताकि ये खाली हिट एंड रन वाला मामला नहीं है कि पोटेंशियल है, आगे बढ़ भी सकते हैं, नहीं भी बढ़ सकते हैं। नहीं, हमको इस तरह के जो स्ट्रेटेजी बनाने की बात है वो आवश्यक है कि वो स्ट्रेटेजी सब थिंक टैंक्स के अंदर स्टडी होके, आपस में बात होके ऐसी निकले कि हमें इस दिशा में चलना ही है। हम देखिए बाहर कई मुल्कों में रहते रहे हैं, वहाँ पर सब लोग ये कहते हैं कि साहब हमको बहुत पोटेंशियल दिखाई देता है, लेकिन आप अकेले देश हैं जहाँ आपने पोटेंशियल देख लिया, आप उसके उल्टी डायरेक्शन में चलना शुरू कर देते हैं, क्योंकि आपको लगता है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। और मुझको अभी भी याद है 1997 में इकोनॉमिक क्राइसिस हुआ एशिया में, उस समय यही बात कही पश्चिम देशों के रिप्रेजेंटेटिव ने कि अभी तक ये बच्चों की तरह बिहेव करते थे, तो हम इनको लॉलीपॉप दे देते थे। अब ये कहने लग गए कि नहीं साहब हम तो बड़े हो गए, ये सेंचुरी तो साउथ ईस्ट एशिया की, ईस्ट एशिया की, एशिया की सेंचुरी होगी, तो आ जाओ भैया मैदान में आ जाओ, कारपेट हम भी तुम्हारे नीचे से निकाल देते हैं, पैर के नीचे से। वो इकोनॉमिक क्राइसिस हो गया। तो ये चीजें भी हमको सोच के चलनी है। इसके बाद में अभी थोड़ा ध्यान दिलाया गया था कि अंत में हमको अपने पैरों के ऊपर ही खड़ा होना होगा, लेकिन अगर अमेरिका के जो सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन्स हैं उसमें अगर चीन को नंबर 1 एनिमी या फ्रेंड स्टेट माना जाता है, तो भारत को नंबर 2। तो उसको किस प्रकार से जो है हम लोग इस अपने स्ट्रेंथ्स को, वीकनेसेस को किस प्रकार से कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं और देशों के साथ में, ये भी बहुत विचार करने का विषय है कि किस प्रकार से जो हमारे जो यूनिक फीचर्स हैं, स्ट्रेंथ्स हैं, बात हुई कंज्यूमर मार्केट्स हैं, मैन पावर है, नॉलेज पावर है, ये सब चीज़ें हैं, उनको कैसे जो है कन्वर्ट किया जाना चाहिए ऐसी चीज़ों में, जैसे मैनेजमेंट वगैरह की है। अभी भी आप देखेंगे कि विश्व में जहाँ कहीं भी हमारे भारतीय मूल के लोग गए, बहुत अच्छा काम किया, लेकिन सर्विस सेक्टर में होंगे, होटल्स में होंगे, बैंक्स में होंगे, ट्रैवल एजेंसीज में होंगे, इस प्रकार के हर मैनेजरियल पोजीशंस में होंगे, सर्विस सेक्टर में होंगे। जहाँ जरा ऊपर वो कहेंगे नहीं, अब आप ऊपर पहुँचना चाहें CEO बनने के लिए, वो कहेंगे नहीं ये नहीं बन सकते, इनको नहीं आगे बढ़ने देना है। तो वो किस प्रकार से हमको अपने ही आप में वो सब चीज़ें आगे बढ़ानी होगी, रखनी होगी।
एक चीन के यहाँ पे जो भारत में राजदूत थे उनका मुझे याद है कि उन्होंने कहा, बेन जियाबाओ ने उनको जाने से पहले बोला कि सब चीज इंडिया को क्रिटिसाइज करते हैं, आप उसमें बह मत जाना उस चीज के अंदर। इंडिया की बहुत बड़ी ताकतें भी हैं अंदर की। मैं चाहूंगा कि आप मुझको खाली इंडिया की जो ताकतें हैं 10 पॉइंट्स देख के मुझे लिखिए हर एक के बारे में, और हमें क्या सीखना है इनका, चाहे कैपिटल मार्केट है, चाहे इनका जो डेमोक्रेसी है, चाहे जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर है, उन सब चीज़ों को, जो आप सब चीज़ों को देखिए, जो अच्छी बातें हैं। वीकनेस के बारे में तो सब लिखने में ही लगे हुए हैं, पूरे विश्व के सारे अखबार यही लिखते हैं कि भारत की क्या, भारत के खुद के लोग ये लिखने में लगे रहते हैं कि हमारी क्या वीकनेसेस हैं। तो ये सब चीज़ें जो है हमको ध्यान में रखनी चाहिए। और जो अभी तक अभी हम इस चुनाव में भी देख रहे हैं, जो रीजनल इलेक्शंस हो रहे हैं, कि साउंड एंड फ्यूरी ज़्यादा है। जो डिटेल्स या टेक्निकल टाइप से बातें उठनी चाहिए थिंक टैंक्स वगैरह के थ्रू में, वो थोड़ा कम है। वो हो रहा है, वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं हो रहा है, लेकिन हमको चाहिए कि विदेश नीति के विषय में और जो अभी विचार उठे हैं इस प्रकार से कि हमको एक दूसरे से लड़ाई नहीं करनी है, लेकिन बिना लड़ाई करे हुए भी आप अपनी ताकत बढ़ा सकते हैं, वो ताकत कैसे बढ़ाई जाए। और ये पहली बार ऐसा हुआ है कि जब अमेरिका, चीन, जापान सबके सब कोशिश कर रहे हैं कि भारत को साथ में लेके चलें, तो वो समय निकल गया है जबकि वो भूल जाते थे कि भाई भारत को कोई बात नहीं है, तो बिल्कुल 2% ग्रोथ वाले लार्ज पॉपुलेशन, लेकिन बाहर अपने लोगों को भेजते रहेंगे, वो चीज़ खत्म हो चुकी है। अब हमको अपनी तैयारी करनी है कि किस प्रकार से आगे बढ़ा जाए। मुझे याद है, दूसरा बात बताना चाह रहा था, पाकिस्तान के विदेश सचिव ने मेरे से कहा, कहने देखिए आपने चीन के बैकयार्ड में जाके उनको जो है थोड़ा सा हड़बड़ा दिया। आपने इतने रिश्ते मजबूत कर लिए साउथ ईस्ट एशिया में और ईस्ट एशिया में कि चीन वाले थोड़े घबराने लगे कि हमने तो इनको ब्लॉक किया था साउथ एशिया में पाकिस्तान के साथ में, ये तो हमारे पीछे पड़ने लगे और सबको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं ईस्ट एशिया में और एशिया में कि भारत इज बेटर पार्टनर चीन के मुकाबले में। तो पहले आप फिर जाइए। तो उन्होंने पाकिस्तान को बोला कि आप भारत से दोस्ती करिए, भारत को फिर अपनी तरफ खींचे, ये तो हमारी तरफ बढ़ता चला रहा है। तो ये भी सोचने की बात है कि किस प्रकार से जो है अगर ये इस तरह के विचार उठते हैं, और हम ये बात मानते हैं कि हमारे कई खासकर डिफेंस फोर्सेस में ये बड़ा फीलिंग है कि उनको पूरा मौका दिया नहीं गया है। हर बार जहां वो जीतते हैं जिस सेक्टर में, उसको हम छोड़ के आ जाते हैं। डिप्लोमेसी में वीकनेस रहती है, लेकिन उसमें ये बात मैं आप लोगों के साथ में आपस में बात कर रहे हैं, शेयर करना चाहता था कि इसमें पहले तो सबसे पहली बात तो है कि 47 में जब हमको आज़ादी मिली, नक्शे गायब हो चुके थे अधिकतर हमारे बॉर्डर्स के, शेडेड एरियाज हमको मिले हैं। और अभी मैं किताब पढ़ रहा था एक स्कॉटिश प्रोफेसर की, उसने कहा है कि जितने भी ये कॉलोनियल पावर्स थी वो सारे के सारे पुराने नक्शे, पुरानी फाइलें ले गए, उनको बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए, फिर डीप सी में ले जाके हेलीकॉप्टर से वहां डाल दिया ताकि कभी वेव्स वगैरह भी लेके वापस ना आ सकें। जहां जहां उनको लगा उन्होंने पैरेलल फाइल्स क्रिएट कर दी कि किस तरीके से उन्होंने जो है लोकल सोसाइटीज को मदद करी है, उनको सिविलाइज किया है। और जो रियल फाइल्स थी जिसमें उनको मालूम था कैसे उनको जो जेनोसाइड वगैरह करे गए हैं, उनको उठा के वो अपने डीपेस्ट जो उनके वो हो सकते थे सेंटर्स, वहाँ पे उन्होंने ताले में बंद कर दिया। खाली एक छोटा सा अभी निकला था माओ रिवॉल्यूशन के बारे में, क्योंकि ओबामा के ग्रैंडफादर जो हैं वो भी उसमें इन्वॉल्व थे, तो वहाँ से शायद दबाव पड़ा तो वो फाइल निकल के आ गई। तो उन्होंने कुछ $1 मिलियन शायद उनको दे रहे हैं उसके कॉम्पनसेशन के बारे में। लेकिन मतलब मैं ये कहना चाहूँगा कि भारत के ऊपर दबाव पड़ता है, चाहे आपके 1000 लोग मरेंगे लड़ाई में, उसके बाद में भी आपको छोड़ना पड़ेगा वो हिस्सा, चाहे वो रूस आपके ऊपर दबाव डाले, चाहे अमेरिका दबाव डाले, चाहे ब्रिटेन दबाव डाले, वो दबाव एकदम से पड़ना शुरू होता है कि आप जो है अनरिलायबल हैं, आप इमीडिएटली आपको छोड़ना है, आप दूसरे मुल्कों को रहने नहीं देना चाहते हैं। और ये भी हमको ध्यान में रखना होगा कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय में निर्णय हुआ था कि पूरा एशिया चांग शेख को दे दिया जाएगा। ये बात आ है कि चांग शेख ले नहीं पाए चाइना को भी, तो पूरे एशिया को क्या लेते, वही छोड़ते रहे, कहने नहीं मुझे नहीं चाहिए। और ब्रिटेन और फ्रांस में दोनों मिल गए आपस में, उन्होंने कहा नहीं हमें अपने पुराने कॉलोनियल वो चाहिए एम्पायर्स, नहीं तो अमेरिका कल हमारे पर दबाव डालना शुरू कर देगा।
तो ये सब बातें जो है सब स्टडी करके हमको ध्यान में रखना है। और फाइनली मैं ये भी कहूँगा कि जो क्रिश्चियनिटी और इस्लाम का झगड़ा चल रहा है ये बहुत पुराना है, चलता चला रहा है, चलता रहेगा। उनके एक्सक्लूसिविस्ट आपस में दोनों की आइडियोलॉजीज हैं, दे नो हाउ टू डील विद ईच अदर। हम लोगों को मालूम नहीं है, हम खाली अपने उसमें तरीके से सोचने का प्रयास करते हैं कि कैसे सबके साथ में मिलकर रहा जाए, चाहे सर्वधर्म संभव हो, चाहे सेक्युलरिज्म हो। लेकिन हमको ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा कि ये जो हमारे चारों तरफ आग फैल रही है वो कभी ना कभी हमको पकड़ेगी। तो उसके लिए हम कोशिश यही कर सकते हैं कि अपने यहाँ और अपने पड़ोसियों के यहाँ हम उनको बताएं कि भाई कुछ वैल्यूज़ हैं या कुछ फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं, वो हमको मिल सकते हैं, आपको भी मिल सकते हैं, स्टेबिलिटी जा सकती है। लड़ाई करनी है तो हम थोड़ा सा अपने देश से थोड़ा दूर रख के उनको कहेंगे वहाँ लड़ाई कर लो, चलो अफगानिस्तान में कर लो, शिनचान में कर लो, और जगह करना वहाँ कर लो। क्योंकि हमको मालूम है कि पैसा बनाने में ज़्यादा अच्छे हैं, लड़ाई करने में थोड़ा अभी इतना नहीं है, समय लगेगा लड़ाई करने में, अपने टेक्निक बढ़ाने में, क्योंकि हथियार वगैरह हमारे जो है वो हफ्ते 10 दिन के अंदर सब खत्म हो जाते हैं, तो फिर बाहर से मंगाने पड़ते हैं। तो उसके लिए अलग कैपेबिलिटी बढ़ानी होगी कि अपने हथियारों को, अपने टेक्नोलॉजी वगैरह को साथ में डालेंगे। यही चीज़ें मैं आपको लोग यहाँ शेयर करना चाहता हूँ। लेकिन ये है कि ये बहुत अच्छा मौका है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग परिषद ने किसी और संस्था के साथ में मिलकर विदेश नीति के जो मूल विचार हो सकते हैं उनको साथ में लाने का प्रयास किया है। और हम चाहेंगे कि आगे भी इस तरह की बातें बढ़ती रहें, तो आप सबका सहयोग रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।